नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं और शुरुआत संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार की खबर से। जानकारी आ रही है सामने, आज विपक्ष का इंडिया गठबंधन संसद की कार्रवाई का बहिष्कार करेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। संसद की कार्रवाई का बहिष्कार इंडिया गठबंधन करने की तैयारी में। गठबंधन के नेताओं की मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष उन्हीं के दफ्तर में बैठक चल रही है जिसमें रणनीति तय की जा रही है और रणनीति ये कि संसद की कार्रवाई का इंडिया गठबंधन के सांसद बहिष्कार करेंगे। तो सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन ये रणनीति बना रहा है। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला और इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार आवाज सदन में ये उठाई जा रही थी कि इस पर चर्चा कराई जाए, इस पर गृहमंत्री सदन में आकर बयान दें और इसी का हंगामे के चलते ये एक्शन सस्पेंड किए गए सांसद। और अब तक संसद से सस्पेंड सांसदों की संख्या कितनी है ये आपको बता देती हूँ। कुल संख्या जो है वो 92 है, 92, जिसमें लोकसभा के 46 सांसद और राज्यसभा के भी 46 सांसद अब तक सस्पेंड किए गए हैं। तो सांसदों के निलंबन पर, लोकसभा में सांसदों का निलंबन जो हुआ है उसका ब्रेकअप बता देती हूँ पार्टी वाइज। ये जो 46 सांसद सस्पेंड किए गए हैं इसमें कांग्रेस के 20 हैं, टीएमसी के 9 सांसद हैं, डीएमके के 10 सांसद हैं और अन्य पार्टियों के 7 सांसद हैं जो निलंबित किए गए हैं। तो 46 सांसद जो सस्पेंड किए गए हैं राज्यसभा में, उनमें 35 सांसद जो हैं वो ऐसे हैं जो पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए और 11 सांसद प्रिविलेज कमेटी उनको लेकर फैसला करेगी। तो 35 पर फैसला हो गया है और 11 को लेकर प्रिविलेज कमेटी के पास मामला भेजा गया है जिसको फैसला करना है। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष के नेता सदन चलने नहीं दे रहे, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। सुनिए। 92 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। प्रजातंत्र को अहंकार के बुलडोजर से कुचला जा रहा है। संविधान को एक व्यक्ति और एक पार्टी उसके बहुमत की आड़ में रौंदा जा रहा है। ये ना इस देश के लिए सही है, ना इस देश के लोगों के लिए सही है, ना उस संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप है जिससे ये सरकार चुनी गई है। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा उसके चलते माननीय लोकसभा अध्यक्ष को, माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। मैं समझता हूँ ये उनकी प्री प्लान स्ट्रैटेजी थी। वो चाहते ही नहीं थे कि हाउस अच्छी तरीके से चले। संसद में संग्राम क्या होगा अंजाम, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित से, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बैठक चल रही है, रणनीति ये बनाई जा रही है कि खुद ही बहिष्कार कर दिया जाए संसद की कार्रवाई का, क्या माना जाए? ये रार और बढ़ती हुई नजर आ रही है अंकित। निश्चित तौर पर रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, तमाम विपक्षी सांसदों ने फिलहाल अभी तक की जो आधिकारिक तौर पर तो जानकारी नहीं आई है, लेकिन जानकारी यही निकल के सामने आ रही है। अब तय ये किया है कि अगर विपक्षी सांसदों को सदन की कार्रवाई से जो सस्पेंड ही करना है तो क्यों ना उस पूरी सदन की कार्रवाई का ही बहिष्कार कर दिया जाए तमाम विपक्षी दलों के द्वारा। और इस वक्त जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का जो यहाँ पर रूम है संसद भवन में, वहां पर एक बैठक चल रही है। बैठक में इसी रणनीति पर विचार चल रहा है। जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि मुमकिन है कि वो तमाम सांसद जिनको सदन की कार्रवाई से जो है सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया है, वो गांधी प्रतिमा के सामने आकर के या संसद भवन के जो मेन स्टेयर्स हैं वहां पर बैठ करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाएं। सदन के अंदर नहीं तो सदन के बाहर बैठ करके। और मांग वही रहेगी कि केंद्रीय गृह मंत्री या प्रधानमंत्री सदन में आकर सदन की घुसपैठ के मुद्दे पर जवाब दे। लेकिन सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है और यहां तक कि कल जो चेयर पर थे राजेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने ये सस्पेंशन का आदेश जारी किया था, जब हमने उनसे बात की है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि कई सांसद ऐसे थे जो हाथ में प्लेकार्ड लेकर के संसद भवन के अंदर थे। और इतना ही नहीं,
कई सांसद तो चेयर की जो कुर्सी है, यानी कि जो स्पीकर की कुर्सी है, वहां तक पहुंच रहे थे और इस वजह से की गई है ये निलंबन की कार्रवाई। जी बिल्कुल, तो सरकार का रुख वही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब सांसदों की तरफ से इतना हुड़दंग एक तरीके से संसद में मचाया गया कि और कोई चारा नहीं बचता और इसी वजह से ये निलंबन वाली कार्रवाई। लेकिन विपक्षी सांसद जो हैं अब वो इसके खिलाफ आगे अपनी रणनीति को और धार देने में जुटे हुए हैं और बहुत मुमकिन कि इंडिया गठबंधन के सांसद ये फैसला ले लें कि संसद की कार्यवाही का भी अब वो बहिष्कार करेंगे। संसद की सुरक्षा में ये जो चूक हुई है, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। संसद के भीतर क्राइम सीन जो है उसको बाकायदा रिक्रिएट किया गया। जांच कमेटी की तरफ से ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। संसद के भीतर क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ है। डीजी सीआरपीएफ की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनी हुई है और जो 8 सुरक्षाकर्मी जिन्हें सस्पेंड किया गया उनके बयान भी अब दर्ज किए जाएंगे। ये भी बड़ी खबर है। संसद सुरक्षा में चूक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। तो संसद के भीतर जिस तरीके से दर्शक दीर्घा से 2 युवक कूद गए थे और उसके बाद वहां पर उन्होंने स्मोक बम चला दिए थे, उसी को लेकर ये पूरा का पूरा जो वारदात थी उसको किस तरीके से अंजाम दिया गया, उसी को समझने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है जिस तरीके से किसी भी वारदात में होता है। और क्योंकि यहां पर जो वारदात वाली जगह थी वो लोकतंत्र का मंदिर, देश का संसद, इसीलिए संसद के भीतर ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से ये क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद जैनेंद्र क्या जानकारी मिल रही है, जांच एजेंसी को कितनी मदद मिली है? रोमाना, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है फिलहाल। मैं उस खबर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ और उस घटना स्थल पर भी मौजूद नहीं हूँ। अच्छा जैनेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। मुझे जानकारी दी गई कि आप इस पर अपडेट देंगे। मैं दोबारा आती हूं आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक है उसके बारे में लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। संसद भवन में ये मीटिंग चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में मीटिंग चल रही है। बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, शिरकत कर रहे हैं इस बैठक में। अब से कुछ देर पहले तस्वीरें भी आई थी जो हमने आपको दिखाई थी और बहुत संभव कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर संबोधन भी हो। बीजेपी संसदीय दल की बैठक। इस समय बड़ी चुनौती यही सरकार के सामने बनी हुई है कि आखिरकार संसद में जो गतिरोध बना हुआ है वो किस तरीके से टूटे और बात कैसे बने, क्योंकि पक्ष विपक्ष ऐसा लग रहा है जैसे आमने सामने की स्थिति में आ गया है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर पहुंचे थे, उस समय की ये तस्वीरें। इस वक्त संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2024 को लेकर विपक्ष अपनी तैयारी में जुट गया है। इंडिया गठबंधन का पूरा जोर बीजेपी के विजय रथ को रोकने पर है और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है, आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन में शामिल 27 दलों के नेता जुटेंगे और माना यह जा रहा है आज की बैठक में सीट बंटवारे पर फाइनल बात हो जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की दिल्ली में होने जा रही है। लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी, तमाम बड़े नेता जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, अलग अलग दलों के, वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में अब जरा जल्दी से आपको बता देते हैं कि आज ये जो चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की होने वाली है, इसी को लेकर कुछ डिटेल्स, इंडिया बैठक का संभावित एजेंडा क्या रह सकता है, इसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे प्रमुख एजेंडा तो यही होगा कि सीट शेयरिंग, किसी तरीके से सीटों का तालमेल कैसे होगा तमाम राजनीतिक दलों में, वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला वो तय कर लिया जाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये एजेंडे में होगा। लोगो जो पिछली बार जारी नहीं हो पाया था, झंडा एक इंडिया गठबंधन का, ये एजेंडे में होगा। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का ये एजेंडा जो आपके सामने हम रख रहे हैं और इसमें सबसे पेचीदा सवाल यकीनन सीट शेयरिंग का ही रहने वाला है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जरा उन्हीं से समझते हैं ये सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला। जैनेंद्र, यही सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने रहने वाली आज। बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन की जो पूरी अवधारणा है वो इसी पर आधारित है कि बीजेपी के हर उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार खड़ा हो।
जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन में जो घटक दल हैं उसमें कई दल ऐसे हैं जो आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। मसलन केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ती है। हालांकि वहां पर उनके लिए चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी वहां पर मजबूत नहीं है, लेकिन मिसाल के लिए दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ती है और बीजेपी को इसका कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो लगभग यही स्थिति देश के तमाम राज्यों में है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के तहत 27 पार्टियां साथ आई हैं कि बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार देना है। साझा उम्मीदवार अगर देना है तो किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा पेंच है। और इसी को लेकर के 31 अगस्त को जब इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक हुई थी मुंबई में, तब सभी दलों ने एक संकल्प पारित किया था कि हम सब साथ लड़ेंगे और तब सीट शेयरिंग आदि बातों को लेकर के सब कमेटियां बनाई गई थी। लेकिन फिर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उलझ गई और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का अनुमान था कि विधानसभा चुनाव में वो बहुत अच्छा करने वाले हैं और कांग्रेस ये सोच रही थी कि इसके बाद सीट शेयरिंग पर जब बात होगी तो कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा, कांग्रेस का बार्गेन पावर बढ़ेगा। लेकिन हो गया उल्टा, कांग्रेस हिंदी पट्टी के राज्यों में बुरी तरीके से हार गई बीजेपी से और अब जब सीट शेयरिंग पर कांग्रेस बात करेगी तो दूसरी पार्टियों का दबाव उस पर रहेगा। और यही देखने वाली बात होगी कि क्या दिल्ली में आज जो बैठक इंडिया गठबंधन की चौथी होने जा रही है, जिसमें 27 दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे एक छत के नीचे, वहां सीट शेयरिंग का जो पेंच है उसको कैसे सुलझाया जाता है। क्या बंगाल में लेफ्ट, बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार सीट शेयरिंग का जो पेच है वो किस तरीके से सुलझाया जाए, क्योंकि यहीं पर आकर ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन फंस सकता है और यही सीट शेयरिंग ही इंडिया गठबंधन के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले इस बीच आपको जानकारी दे दें कि वो जो पोस्टर वॉर है ना, वो शुरू हो गया है। दरअसल पटना में नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लग गए हैं। नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर्स के जरिए की जा रही है। तो पटना में नीतीश के समर्थन में पोस्टर लगे, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। इंडिया गठबंधन इसको मूर्त रूप देने में नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई और ऐसे में लगातार ये बात कही जाती रही कि कोशिश नीतीश कुमार की यही है कि किसी तरीके से गठबंधन का संयोजक पद जो है वो नीतीश कुमार को मिल जाए। लेकिन अभी तक उस संयोजक पद को लेकर भी किसी तरीके की कोई सहमति बन नहीं पाई है गठबंधन के साथियों में। और अब ये पोस्टर्स जो पटना की सड़कों पर लगे हैं, जेडीयू के नेता लगातार नीतीश को पीएम के तौर पर सबसे बड़े दावेदार के तौर पर आगे बता रहे हैं। सुनाते हैं आपको जेडीयू के विधायक के मुताबिक नीतीश आखिर क्यों हैं पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार। जो इंडिया गठबंधन का बैठक है उसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश जो बिहार के विकास पुरुष हैं, उनको इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री का दावेदार, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो मुझे लगता है इससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कोई ऐसे नेता है जो काफी स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि के नेता है और उनके नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो 2024 का जो चुनाव है, जो हम भाजपा के अगेंस्ट में लड़ा, तो 2024 का चुनाव यदि हम अपना प्रधानमंत्री का चेहरा श्री नीतीश कुमार जी को बनाते हैं तभी जाके हम विजयी हो पाएंगे, वरना किसी दूसरे इंडिया गठबंधन में कोई वैसा दूसरा चेहरा नहीं है जिसको हम आगे करके और प्रधानमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ें तो हम कभी सफल हो सकते हैं। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, ये पार्टी नेता जो कह रहे हैं यकीनन नीतीश कुमार के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन सवाल बड़ा हो जाता है। इंडिया गठबंधन एक के बाद एक विपक्षी दल और उनके कद्दावर नेता, ऐसे में एक चेहरा आपको लगता है आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, नीतीश कुमार की रणनीति जब से वो मोदी से अलग हुए हैं तो एक ही रही है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। और यही वजह है कि गाहे बगाहे उनके जो विधायक हैं और जो बड़े नेता हैं वो ये कहने से नहीं चूकते हैं कि नीतीश कुमार जैसी स्वच्छ छवि के नेता जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, इतने सालों का अनुभव है, इतना बड़ा अनुभव किसी के पास नहीं है, तो नीतीश कुमार को पीएम पद के दावेदार के रूप में, चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए और इसका फायदा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में हो सकता है। नीतीश कुमार इसी रणनीति के तहत कई सारे ऐसे ऐलान किए जिसमें जातिगत आधारित जनगणना के आधार पर उन्होंने आरक्षण दिया 65%। तो जाहिर है कि ये सारी चीजें जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक चेहरा के रूप में एनडीए को, गठबंधन को एक साथ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मीटिंग में क्या होगा, क्या ऐसे चेहरे पर नाम रखने की, मुहर लगाने की कोशिश होगी या कोई इस तरह से कोई प्रस्ताव आएगा। ऐसा
ऐसी लेकिन उम्मीद की प्रकाश जा रही कुमार, है अभी जेडीयू तक हमने नेताओं देखा से। है कि शुरुआत में इंडिया गठबंधन के एक बात जो बार बार कही जा रही थी कि साहब कम से कम संयोजक पद, और उसी की कोशिशों में नीतीश कुमार लगे हुए थे, लेकिन उनको तो झटका लगा है। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि शुरू से ही जब से बैठक की शुरुआत हुई है उस समय से संयोजक पद को लेकर के ये बात कही जा रही थी खुले तौर पर कि उन्हें संयोजक बनाया जाना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। बीच में उतार चढ़ाव भी देखा गया, नीतीश कुमार नाराज भी हो गए, रूठ भी गए, फिर बनाया गया और फिर इस तरह से एक बार बैठक हो रही है। तो इस बैठक में देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार को वाकई कोई ऐसा पद दिया जाता है या यूं ही और चलते चलते एक सवाल और प्रकाश कुमार, और वो सवाल ये कि क्या इसको भी किसी रूप में देखा समझा जाना चाहिए कि दो नेता पटना से आते हैं दिल्ली, एक ही दिन आते हैं लेकिन अलग अलग आते हैं। मैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का जिक्र कर रही हूं। ये राजनीति में तो ये तो शह और मार का खेल चलता ही रहता है, हर कोई अपनी रणनीति के पर काम करता है। तो नीतीश कुमार की पार्टी भी अपनी रणनीति पर जरूर काम कर रही है, लेकिन फिलहाल बिहार में जो सबसे अहम बात जो सवाल आपका है, ये जरूर देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर नीतीश कुमार को किसी रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है तो उनकी पार्टी में बड़ी फूट हो सकती है, एक विरोध का स्वर भी उठ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे विधायक हैं ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए एनडीए प्रकाश कुमार, और इसके संकेत उस समय भी मिले थे जब चिराग पासवान की तरफ से कहा गया था कि साहब खड़मास चल रहा है और इंतजार कीजिए। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ लोग जो हमारे संपर्क में भी हैं और नीतीश कुमार की पार्टी बचेगी। ये तो देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में किस तरीके से राजनीति आगे बढ़ती है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, वाराणसी से आ रही है। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी ज्ञानवापी विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज की। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी के सर्वे का विरोध किया था और इन्हीं याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वीरेश से अदालत की तरफ से क्या कहा गया है। वीरेश बताइए विस्तार से। देखिए, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है और 1991 के मुकदमे की ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है और कहा गया है कि 6 महीने के अंदर जो जिला अदालत है वाराणसी उसकी सुनवाई इस पूरे मामले की करके बताए। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। ये एक बड़ी खबर है जिस तरीके से याचिका को खारिज किया गया। जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हो, चाहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो। कुल 5 याचिकाएं थी, उन याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और खारिज ही नहीं किया है बल्कि वाराणसी की कोर्ट को यह आदेश दिया है कि जो 1991 में मुकदमा यानी 32 साल पहले जो मुकदमा स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से दाखिल किया गया था उसकी सुनवाई शुरू की जाए। 6 महीने के अंदर उसका ट्रायल पूरा करके जजमेंट भी दिया जाए, यानी 6 महीने के अंदर फैसला भी आ जाएगा। इस तरीके की उम्मीद जताई जा रही है। यानी लटकाने से मना किया है कि किसी भी तरीके से इसमें विलंब न किया जाए। 6 महीने के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। जी बिल्कुल, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुनाए। यानी जो वाराणसी की अदालत है जल्दी उसको डेट फिक्स करनी होगी और डेट फिक्स करने के बाद डे टू डे बेसिस पर रोजाना इसमें हियरिंग करनी होगी। एएसआई सर्वे जो हुआ है श्रृंगार गौरी केस में, बहुत मुमकिन है कि वही एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी वो इस केस में भी पक्ष ने जो याचिका दायर की थी आज, उसमें एएसआई सर्वेक्षण का जो आदेश था उसके भी खिलाफ था। जी बिल्कुल, 3 याचिकाएं वो थी जो 1991 में मुकदमा दाखिल किया गया था स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के मामले को लेकर के। 3 मामले उसके थे और 2 याचिकाएं थी जो 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी के सिविल जज की कोर्ट ने आदेश दिया था कि खुदाई करके एएसआई जो है वो सर्वेक्षण करे, उसके फैसले के खिलाफ भी। तो इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी किया जाए और 6 महीने के अंदर जजमेंट दिया जाए। ये सबसे बड़ी खबर है, यही सबसे बड़ा खास बात इसमें यह है कि अगर मुस्लिम पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया जाता तो एएसआई का जो सर्वेक्षण चल रहा है, जो उसने अपनी रिपोर्ट कल अदालत में पेश की, लगभग 1500 पेज की वो पूरी रिपोर्ट है, 250 से ज्यादा साक्ष्य उसने दिए, ये सब पे रोक लग जाती। देखिए, वो जो एएसआई ने सर्वे किया था वो श्रृंगार गौरी केस में किया था और ये जो मामला है स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के बाद मित्रों की तरफ से दाखिल किया गया। जी रोमाना, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मामले में 5 याचिकाएं दाखिल की गई थी और 5 याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई।
मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी के सर्वे का विरोध किया था। साथ ही हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दे दी। वाराणसी की जिला अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश भी दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोइन, जो अदालत में आज क्या कुछ हुआ है इसी को लेकर विस्तृत जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वीरेश, जरा पूछिए मोहम्मद मोइन से, ये 1991 वाला मुकदमा जिसके ट्रायल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मंजूरी दी गई और साथ ही साथ ये निर्देश भी निचली अदालत को कि 6 महीने में इस मामले की सुनवाई पूरी हो और आदेश दिया जाए, इसके मायने क्या हैं? देखिए, मुस्लिम पक्ष 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला कोर्ट में लगातार दे रहा था कि सुनवाई नहीं हो सकती है। फिर जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा था कि 1947 से पहले इस पूरे विवाद को लेकर याचिका थी, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो लागू होगा। मोहम्मद मोइन, ये जो पूरा आया है फैसला, उसके मायने क्या है? देखिए, इस फैसले के मायने बहुत बड़े हैं क्योंकि 1991 में वाराणसी की अदालत में मुकदमा दाखिल किया गया। 32 साल बाद अब ये तय हो पाया है हाई कोर्ट से कि वाराणसी की जो अदालत है वो इस मुकदमे की सुनवाई कर सकती है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर हमें यहां से रिलीफ नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मामला अगले 1-2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करके फैसला दीजिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपके पास पहुंचूंगी। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जुड़ गए हैं, जरा उन्हीं से समझ लेते हैं। विष्णु शंकर जैन जी, जरा दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि एक तो श्रृंगार गौरी वाला मामला चल रहा है, लेकिन आज ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज की हैं और जो ज्ञानवापी विवाद वाला मामला है उसमें निचली अदालत को कहा है कि 6 महीने में सुनवाई पूरी कीजिए, फैसला सुनाइए। ये आप लोगों के लिए, हिंदू पक्ष के लिए किस रूप में और कितनी बड़ी जीत? ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और मुझे लगता है जो पिछले 30 साल से हम लोग कोर्ट में संघर्ष कर रहे थे ज्ञानवापी केस को लेके, आज उस संघर्ष को एक परिणाम मिला है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुकदमा 1991 में फाइल किया गया था लॉर्ड आदि विशेश्वर के नाम से व्यास परिवार की तरफ से, और 1991 से आज तक ये मामला इसी मझधार में अटका हुआ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है कि नहीं है। आज 30 साल के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये बात कही है, जो बात हम लोग बराबर कहते आए हैं आपके चैनल के माध्यम से और कोर्ट में भी, कि धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसके आधार पे केसेस चल सकते हैं और केसेस बार्ड नहीं होंगे। और जो मुस्लिम पक्ष की जो लटकाने अटकाने और भटकाने की पूरी साजिश थी, 1997 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई थी। आज 2023 में हम लोग बात कर रहे हैं। इतने दिन से इतने सारे एडजर्नमेंट्स और जितना उसको डिले किया जा सकता था, आज उन सारी चीजों को विराम लगा है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि ये ट्रायल 6 महीने के अंदर खत्म किया जाए, और अब हम इस केस में एविडेंस लीड करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आ चुकी है, इश्यूज फ्रेम हो चुके हैं जी, और अब आगे हम एविडेंस की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल विष्णु जी, मेरा अगला सवाल यही था। वो जिस तरीके से श्रृंगार गौरी के मामले में पहले ही एएसआई सर्वे इस पूरे परिसर का कर चुका है, तो ये वाला जो मामला है उसमें भी यही सबसे बड़े सबूत के तौर पर हिंदू पक्ष की तरफ से आगे रखा जाएगा? जी बिल्कुल, सारे केसेस जो हैं कोई एक दूसरे से केसेस अलग नहीं है। बिल्कुल, सबका मकसद और सबका जो इंटेंशन है एक ही है कि जो खसरा नंबर 9130 पे एक इलीगल स्ट्रक्चर बना हुआ है और जो मंदिर के भग्नावशेष को एक मस्जिद के रूप में यूज किया जा रहा है, उसको हटाया जाए और बाबा आदि विशेश्वर को वहां पे स्थापित किया जाए। इसलिए वहां पे टाइटल का केस भी है, पूजा के अधिकार का भी केस है, मां श्रृंगार गौरी भी कोर्ट में है, नंदी भगवान भी कोर्ट में है, आदि विशेश्वर भी कोर्ट में है, भक्त भी कोर्ट में, और सारी याचिकाएं इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में चल रही हैं। और मुझे लगता है कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड करने का निर्देश दिया है। हम लोग एविडेंस की तैयारी कर चुके हैं और अपनी एविडेंस कोर्ट के सामने लीड करेंगे। बिल्कुल विष्णु जी, आप प्लीज मेरे साथ रहिए। बस मैं दर्शकों को इतना बता दूं कि आप लोग सुन रहे हैं विष्णु शंकर जैन को, हिंदू पक्ष के वकील लगातार प्रयासरत हैं इन जगहों को दोबारा से, जो हिंदू आस्थाओं से जुड़ी हुई है, वापस दिलवाने की जद्दोजहद ये भी और इनके पिता भी लंबे समय से संघर्षरत हैं। और ये मामला देखिए आप, जो भगवान विश्वेश्वर से जुड़ा हुआ मामला है, 1991 में, 1991 में ये मुकदमा
ट्रायल कोर्ट में पहुंचा था। 1997 से यह मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में अटका हुआ था और आज जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज करते हुए एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू पक्ष के फेवर में अपना फैसला आज का सुनाया है कि साहब निचली अदालत जो है वो सुनवाई करे और 6 महीने के भीतर फैसला सुनाए, 6 महीने में सुनवाई पूरी करे। 1991 से मामला लटका हुआ है अदालत में। लेकिन विष्णु जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि अभी तो मुस्लिम पक्ष के पास इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का भी दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हम उनका स्वागत करेंगे। जब वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आएंगे तो मैं और मेरी लीगल टीम उनका स्वागत करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अपने फैक्ट, फिगर और तर्क के साथ हम लोग तैयार हैं। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि मां श्रृंगार गौरी का मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट आया था और अंजुमन इंतजामिया ने बहुत आर्गुमेंट किया था कि इस केस को रोक दिया जाए और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को नहीं रोका था और ये कहा था कि धार्मिक स्वरूप तय करने की इजाजत देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और आज सुप्रीम कोर्ट के उस व्यू के कॉन्सोनेंस में ही ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। मां श्रृंगार गौरी के केस में भी दो कोर्ट से हम लोग जीत चुके हैं। 12 सितंबर 2022 को इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी से, 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से और आज आदि विशेश्वर के मामले में भी ये फाइंडिंग आई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अपना फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस मानते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोल रहे हैं। आज कोर्ट कह रही है कि धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इसके आधार पे आप केसेस को रोक नहीं सकते हैं, आप एक समाज की आवाज दबा नहीं सकते हैं। उनको ये हक है एविडेंस लीड करने का और तर्कों और फैक्ट्स के आधार पे कोर्ट में अपनी बात रखने का। सर, मैं आपसे एक अलग सवाल, इसका भी जवाब चाहूंगी क्योंकि आप इतने वरिष्ठ वकील हैं और आप इन तमाम हालात को देख और समझ रहे हैं और आप प्रयासरत भी हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं लगातार। जो हिंदू आस्थाओं से जुड़े हुए पौराणिक मंदिर हैं वो दोबारा से हिंदू समाज को दिलवाए जा सके। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकिन आया था तो ये इस मंशा से आया था कि साहब समाज में इस तरीके के विवाद आगे ना बढ़े और उन पर विराम लगे। लेकिन अब जिस तरीके से श्रृंगार गौरी के मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिफाइन किया गया कि साहब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये धार्मिक स्वरूप तय करने को लेकर किसी तरीके की बाधा नहीं बनता है, तो फिर आपको क्या लगता है सर, क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही रिडंडेंट हो चुका है? इसको लेकर सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है सरकार जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे विचार करेगी तब करेगी। हाँ, पर एक लॉयर होने के नाते जो हमारी ड्यूटी है उस ड्यूटी को हमने बखूबी निभाया है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लीगल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से रिडंडेंट किया जा चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्लेसेस ऑफ, आप मेरी इस बात को जरा गौर करिएगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो लिखा हुआ है और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का नैरेटिव बनाया गया है, इस दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो आज इस देश के बड़े बड़े बैरिस्टर नैरेटिव बनाते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बात लिखी है कि अयोध्या के बाद और कोई मामला नहीं उठेगा, ये सिर्फ नैरेटिव है। जो एक्ट में लिखा हुआ है वो उससे अलग है। एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है, मेरी बात को आप प्लीज अप्रिशिएट करिए, सेक्शन 3 और 4 में कि धार्मिक स्वरूप रेलिजियस कैरेक्टर डिफाइन होगा, रेलिजियस कैरेक्टर एसर्टेन होगा। सिर्फ ये कह देना कि एक जगह मस्जिद है और आप उसको उपयोग करते रहे, उससे वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। गौरतलब है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 2017 में अभी वहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन को मस्जिद घोषित कर दिया गया। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद हो गया? और उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि आपने ये मस्जिद गलत डिक्लेयर किया है 2017 में और आप इसको हटाइए यहाँ से, और उसके बदले ऑल्टरनेट लैंड दी गई। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्ग्यूमेंट जो कहा जाता है और जो लिखा हुआ है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये बड़ी जानकारी आपने दी है सर, और आपने जिस तरीके से बताया कि लीगली तो आपको इस रूप में भी देखना होगा कि जो सबसे बड़ी डिफेंस के तौर पर मुस्लिम पक्ष इस्तेमाल करता रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, वो लीगली एक तरीके से रिडंडेंट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के श्रृंगार गौरी केस में कही बात से कि धार्मिक स्वरूप तय करने में किसी तरीके की बाधा नहीं बनता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु शंकर जैन जी, एबीपी न्यूज से विस्तार में बातचीत करने के लिए। और विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, खुश हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई जिसको आगे वो बढ़ा रहे थे उसमें ये पहली जीत एक तरीके से जरूर मिली है, भले ही लंबे इंतजार के बाद मिली है। एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं वीरेश पांडे। मोहम्मद मोइन से जरा पूछिए किस तरीके से मामला 1991 में पहले निचली अदालत में पहुंचता है और फिर 1997 से 1997 वीरेश ये मामला अटका हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, किस तरीके से इतना समय लगा इस पूरे मामले को आगे बढ़ने में और क्यों लगा? आज कोर्ट ने 5 रिट याचिकाएं जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया
और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाई सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडियसली, चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडियस डिस्पोजल इस केस का करें। और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। और एएसआई के संबंध में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वाद संख्या 18 सन 21 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में, वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस एंड इफ एनी डायरेक्शन इन द ऑर्डर has been not complied with in that ASI report, अगेन वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन एएसआई को भी दिया गया है। वजूखाने का भी फिर से वजूखाने एरिया का भी होगा। वजूखाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है, इसलिए वजूखाने का भी होगा सर्वे इस केस में। वजूखाने को किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, 1991 वर्शिप एक्ट का जो बार्ड बता रहे हैं उसको किस तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया? उसको कोर्ट ने यह खारिज कर दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक कैरेक्टर नहीं हो सकता, केवल या तो मस्जिद हो सकती है या तो मंदिर हो सकती है। तो इस बात को साबित करने के लिए कि मौके पर 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्थिति है, इसके लिए लोअर कोर्ट साक्ष्य ले और साक्ष्य लेकर के यह निर्धारित करे कि वह उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का है। राखी सिंह के केस के मुकाबले आपका केस कितना अलग है और ये क्या टाइटल? राखी सिंह का इंडिविजुअल केस है, 5 महिलाओं ने फाइल किया है और इंडिविजुअल केस तक ही उसका निर्णय जो है वो सीमित रहेगा, जबकि यह बात संख्या 610 रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का सूट है। इसमें जो ऑर्डर पास हुआ है वो सारे हिंदुओं पर और सारे मुसलमानों पर लागू होगा इस देश के। मतलब जमीन के मालिकाना हक, जमीन के मालिकाना हक से लेकर के उस पर उस ढांचे को जो विवादित ढांचा है उसको गिराने और पुनर्निर्माण करने मंदिर का, यह सब शामिल है इस बात संख्या 610 सन 91 में। संभव है कि सभी मुकदमों को एक साथ क्लब कर दिया जाए जैसा कि वाराणसी की जिला जज की अदालत में चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जो बाद में दाखिल किए गए हैं इंडिविजुअल केसेस वो मेंटेनेबल ही नहीं है। केवल यह केस चलेगा, बाकी सारी केसेस सेक्शन 10 सीपीसी के अंतर्गत स्थगित कर देने चाहिए। एक अंतिम क्वेश्चन, क्या एएसआई सर्वे फिर से होगा कोर्ट परिसर के अंदर? जरूर होगा। जहां तक कर चुके हैं वो रिपोर्ट सेम इस केस में फाइल करेंगे और इस आदेश के अंतर्गत चूंकि उत्खनन भी किए जाने का निर्देश है, उसकी खुदाई करके ट्रेंचेज बना करके और जो विवादित स्थल है वहां जा करके उसके सर्वे करने की है, जो उस केस में नहीं हुआ है। इसलिए इस आदेश का अनुपालन पुनः जो है वो एएसआई करेगी। आपको क्या लगता है कि एएसआई फिर से अगर एएसआई सर्वे करता है तो वो मील का पत्थर होगा, क्योंकि इस बार के एएसआई में खुदाई करने का आदेश नहीं था? बिल्कुल मील का पत्थर होगा और आदेश का कंप्लायंस किया जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा नेशनल इंपॉर्टेंस का है इशू, इसलिए कहा कि 6 मंथ्स में जल्दी तय करो। 2 कम्युनिटी का सवाल है, 6 मंथ्स में तय करने के लिए कहा, कोई एडजमेंट नहीं, और अगर एडजमेंट होता है तो विथ हैवी कॉस्ट। की जो थ्योरी थी उसको खारिज करते समय कोर्ट ने क्या कहा? वो तय होगा, लेकिन एविडेंस लेने के बाद। अभी इस स्टेज पर क्वेश्चन ऑफ लॉ तय नहीं हो सकता। हमारी पिटीशन नहीं थी, पिटीशन उन लोग की थी, उनकी थी कि सूट डिसमिस कर दिया जाए, ऑर्डर 7 रूल ने प्लेन रिजेक्ट कर दिया जाए, जो कोर्ट ने नहीं माना।
इसलिए इस नेशनल विवाद को अविलंब मिस्टर विजय शंकर रस्तोगी, देने के लिए लोअर कोर्ट अजय कुमार सिंह। का समय दिया है कि उसको फाइनली डिलीट करें। इस बार जो सर्वे होगा वो किन किन चीजों का होगा? तो ज्ञानवापी विवाद को लेकर आप सुन रहे हैं। अब वकील जो हैं वो विस्तार से बता रहे हैं कि अदालत में क्या कुछ हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो 5 याचिकाएं थी उसको खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, लेकिन समय बहुत लग गया। 1991 ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद 1997 से ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में था और आज जाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है कि इस मामले में मुकदमा चलेगा। ट्रायल कोर्ट 6 महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करे, यह भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। और जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सबसे बड़ी दलील रखी जा रही थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, उसको भी हाईकोर्ट की तरफ से यह कहते हुए खारिज किया गया कि साहब धार्मिक स्वरूप तय करने को लेकर किसी तरीके की बाध्यता नहीं है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। यही वो दलील है जो मुस्लिम पक्ष देता है, लेकिन इस दलील को श्रृंगार गौरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए एक तरीके से खारिज किया था और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस दलील को खारिज कर दिया है। और इसी को लेकर अब से कुछ देर पहले जब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ मौजूद थे तो उनकी तरफ से बात कही भी गई कि समझिए कि लीगली एक तरीके से रिडंडेंट हो चुकी है वो दलील प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाली, जो बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से इन तमाम मामलों में दी जाती है। तो ये 1991 वाला केस क्या है ये जान लीजिए। हिंदू पक्ष ने पूजा पाठ की मंजूरी मांगी थी, यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से यह केस हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का यहां दावा किया था। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे मौजूद हैं, वीरेश के साथ मोहम्मद मोइन मौजूद हैं। वीरेश, जरा समझिए मोहम्मद मोइन से और विस्तार से किस तरीके से आज जब ये मामला अदालत के सामने आया तो सिर्फ अदालत ने अपना फैसला सुनाया या आज भी किसी तरीके की दलीलें दी गई थी इस मामले में, और अदालत का रुख बिल्कुल साफ कि निचली अदालत जल्द से जल्द 6 महीने के भीतर इस मामले का निपटारा करे। वीरेश। रोमाना, हमारे साथ अजय सिंह हैं, इस पूरे मामले के वकील हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं और अभी दलील और सारा जजमेंट वहां जब चला तो ये मौजूद थे। आपने क्या दलील दी और जज साहब ने किस रूप में कहा कि 6 महीने के अंदर फैसला कर दो, सुनवाई कर लो, सब कुछ कर लो? हम लोग का ये था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सेक्शन 4 से ये बार्ड नहीं है। कोर्ट ने हमारी बात मानी और सारी पिटीशन डिसमिस कर दी। 2 पिटीशन इससे रिलेटेड थी और कोर्ट ने कहा कि नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है, 2 कम्युनिटी का इशू है, इसलिए इसको 32 साल से सूट पेंडिंग है, 25 साल से हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए सूट को 6 महीने में तय किया जाए और किसी को कोई अननेसेसरी एडजमेंट न दिया जाए। अगर दिया जाए किसी कारणवश तो उनको हैवी कॉस्ट के साथ दिया जाए। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जब दलील दी जा रही थी मुस्लिम पक्ष से, तो जज साहब का क्या कहना था? नहीं, जज साहब का उस समय उन्होंने कोई एक्सप्रेशन दिया नहीं था। जो एक्सप्रेशन जो आया जजमेंट में ही आया। एक सर सवाल ये है कि जो 8 अप्रैल 2021 का एएसआई सर्वे का आदेश हुआ था उस पर कोर्ट का आज क्या फैसला आया है? क्योंकि श्रृंगार गौरी केस में तो सर्वे अब बाकायदा एएसआई नहीं, उसमें पूरा नंबर नहीं था, सिर्फ 1 प्लॉट था। इसमें 3 प्लॉट हैं, तो उसकी रिपोर्ट इसमें रखी जाएगी और जो बचा रहेगा उसका सर्वे इसमें होगा। क्योंकि श्रृंगार गौरी केस में जो है जो वजू खाना सील किया गया है उसका सर्वे नहीं किया गया। इसमें सब कुछ इन्वॉल्व, इसमें 3 प्लॉट इन्वॉल्व है, उसमें सिर्फ 1 प्लॉट है। अच्छा, ये सवाल सभी जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि जो वजू खाना है उसका सर्वे नहीं किया गया था, तो अब इस आदेश से वो सब चीजें क्लियर हो गई? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई स्टे नहीं है इसमें, अनलेस की सुप्रीम कोर्ट ऑनबिल सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश करे। फिलहाल तो इसमें इस वाले प्रोसीडिंग को स्टे है नहीं। मुस्लिम पक्ष तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ऐसे में जो अभी का ऑर्डर है उस लिहाज से जो वजू खाने का सर्वे है वो अभी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है अब, लेकिन वो लोग तब तक सुप्रीम कोर्ट चले ही जाएंगे। मोइन, एक सवाल और है सर कि लोगों के मन में एक बड़ा कंफ्यूजन है कि ये 1991 में दाखिल किया गया स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का केस है, एक केस चल रहा है श्रृंगार गौरी का। दोनों केसों में बुनियादी फर्क क्या है? वो ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है, इसमें कम्युनिटी की तरफ से है, हिंदू पक्ष ने फाइल किया है, मुस्लिम पक्ष खिलाफ पार्टी है। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कि उनको राग भोग पूजा का अवसर प्रदान किया जाए। अच्छा, राखी ये सूट चलने वाला है, वो सूट की वीरेश, जल्दी से एक सवाल मेरा भी पूछिए और इनसे पूछिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिसका इन्होंने खुद अभी जिक्र किया 25 साल लग गए, इतना समय क्यों लगा? 25 साल क्यों लगे? सवाल पूछा जा रहा है कि इतने समय क्यों लगे? ये हाई कोर्ट से 98 में स्टे हो गया था, इसलिए समय ज्यादा लग गया। इस वजह से? हाँ।
आपको जवाब मिल गया। 98 में स्टे हो गया था हाईकोर्ट से, इतना समय इसलिए लगा। तो स्टे हो गया था ये मामला, 97 में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था और इस वजह से अब देखिए 25 साल के इंतजार के बाद आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आज फैसला आ गया है। ज्ञानवापी विवाद में सुनवाई होगी निचली अदालत में और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है 6 महीने के भीतर भीतर सुनवाई पूरी करे और आदेश दे।